क्लास एसीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर तरन्नुम और हम आज पढ़ने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों का हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। वर्ग 15 के तत्व मतलब कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मार्कोबियम। इनकी हमको रिएक्शन पढ़नी थी, यानी रासायनिक गुणधर्म पढ़ना था। और हम पढ़ चुके थे किसके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है, या फिर ऑक्सीजन के बाद सल्फर के साथ क्या रिएक्शन होता है, या फिर धातु के साथ क्या रिएक्शन होता है, या फिर हैलोजन जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ क्या रिएक्शन होता है, या क्या परिवर्तन आते हैं जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, एक बचा हुआ था कल क्या, वर्ग 15 के तत्वों का हाइड्रोजन के प्रति क्या अभिक्रियाशीलता होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले कि वर्ग 15 में आते कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन फैमिली आती है। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मार्कोबियम। इन सब के जो नाम है वो ट्रिक बताई गई है पहली वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो वहाँ से देख लीजिए। आज हम केवल पढ़ेंगे हाइड्रोजन के प्रति इनकी कैसी अभिक्रियाशीलता होती है। तो आप सबसे पहली पॉइंट लिखेंगे क्या, कि वर्ग 15 के तत्व या फिर नाइट्रोजन फैमिली हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वर्ग 15 के तत्व वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। जहाँ पर M क्या है, M बराबर आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ होता है। ठीक है, तो यानी इस तरह से क्या बन जाएगा, NH3, ठीक है, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। क्या कहेंगे आप, कि वर्ग 15 के तत्व या नाइट्रोजन फैमिली क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। देखिए H3 सब में लगा हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ सबको समझ में आई। इसको यहाँ आप कह सकते हैं कि MH3 प्रकार के हाइड्राइड्स बनाते हैं। M का मतलब क्या, ये आपके नाइट्रोजन परिवार वाले तत्व जो हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि ये जो हाइड्राइड्स बने हैं इसमें हमको क्या क्या गुण देखना है। ये देखना है कि इस हाइड्राइड्स में अस्थायित्व कैसा होता है। तो आप लिखेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड्स में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर या नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर, यानी NH3 से BiH3 की ओर जाने पर क्या होता है, अस्थायित्व कम होता जाता है। किसके, हाइड्राइड्स के जाने पर हाइड्राइड के अस्थायित्व कम होते जाते हैं, इतनी चीज समझ में आई। कह रहे ये देखिए हाइड्राइड्स बने हुए हैं, है ना, क्या कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया है वर्ग 15 के तत्व ने, ट्राई हाइड्राइड्स बना लिया है। कह रहा है कि अगर इधर से इधर जाएंगे हम, यानी नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड्स है NH3 से BiH3 की ओर जाएंगे तो इनका अस्थायित्व क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है,
कम हो रहा है, यानी पहले सबसे ज़्यादा रहा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसके लिए हम सिंबल यानी कैसे लगा सकते हैं, अगर हम चिन्ह लगाना चाहें अस्थायित्व के लिए, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अस्थायित्व कौन है, NH3 के पास है, फिर उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास। इस तरह से हम सिंबल या चिन्ह लगा सकते हैं ग्रेटर देन का। ठीक है, कि क्या है, यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा इसका स्थायित्व है NH3 का, उससे कम PH3 का, ASH3 का, फिर SBH3 का, फिर BiH3 का। यही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे कि NH3 से BiH3 की ओर जाने पर हाइड्राइड्स के स्थायित्व क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि विलेयता कैसी होती है। इसी में अब दूसरी चीज़ देख लेंगे हम। देखिए अस्थायित्व की बात हो गई, ये अस्थायित्व के बारे में पढ़ लिए। अब हम देख रहे हैं विलेयता का गुण कैसा होगा। विलेयता का गुण कैसे होगा, कहते हैं कि जो हाइड्राइड्स हैं वर्ग 15 के, यानी हाइड्रोजन के साथ जो मिलकर के ट्राई हाइड्राइड्स बनाए हैं वर्ग 15 के तत्व, इनमें विलेयता क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विलेयता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, चाहे ऊपर से नीचे कहें या फिर कहें नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर या मार्कोबियम की ओर आने पर क्या होगा, विलेयता का गुण घटता है। ठीक है, यानी विलेयता के लिए क्या चिन्ह लगा सकते हैं हम, जैसे NH3 है, NH3, PH3, ASH3, फिर आपका क्या आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर आपका आता है बिस्मिथ। तो कह रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर आने पर विलेयता का गुण घटता है, तो सबसे अधिक विलेय NH3 होगा। अगर चिन्ह लगाएं तो इस तरह बनेगा। जबकि ये अमोनिया जो है ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि ये सब क्या है, अविलेय हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। क्या कह रहा है कि पहली बात हमने अस्थायित्व की बात की, अस्थायित्व में क्या होगा, हाइड्राइड्स के वर्ग 15 के जो हाइड्राइड्स बनेंगे ट्राई हाइड्राइड्स, उनमें अस्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता जाता है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अस्थायित्व कम होता जाता है। ठीक है, अस्थायित्व कम हो रहा है, और विलेयता का गुण कैसे हो रहा है, विलेयता भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी NH3 सबसे बढ़िया विलेय है जल में, उससे कम PH3, फिर आर्सेनिक का जो हाइड्राइड होगा उससे भी कम, यानी एक तरह से ये अविलेयता का गुण प्रदर्शित करेंगे। जबकि जो NH3 है वो जल में विलेय होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें विषैली प्रवृत्ति देख लेते हैं। विषैली प्रवृत्ति के देख लेते हैं। पहले हाइड्राइड्स बना लें, NH3, PH3, एंटीमनी का H3, फिर आपके बिस्मिथ के हाइड्राइड। ठीक है, ये हाइड्राइड्स है, इसमें हमको विषैली प्रवृत्ति देखनी है। तो कहा जाता है ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विषैली प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। विषैली प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी ये हाइड्राइड्स है। अगर विषैली प्रवृत्ति के लिए इसमें हम चिन्ह लगाना चाहें तो क्या से बनेगा,
बढ़ रही है, यानी सबसे पहले कम रहा होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तभी तो बढ़ेगा। तो यहाँ जो NH3 है इसका कम, उससे ज़्यादा PH3, उससे ज़्यादा ASH3, उससे ज़्यादा एंटीमनी के हाइड्राइड्स, और सबसे ज़्यादा BiH3 के हाइड्राइड्स क्या होंगे, विषैले होंगे। सबसे अधिक विषैला कौन होगा, BiH3, और सबसे कम कौन होगा, NH3। ये एक तरह से उदासीन होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, विषैली प्रवृत्ति के। आगे चलिए देखते हैं। आगे हमको देखना है अपचायिकता कैसी होती है, अपचायक का गुण, अपचायिकता कैसी होती है, यानी रिड्यूसिंग पावर कैसी होती है, ठीक है। तो ये जो होता है अपचायिकता का गुण भी कैसे, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कैसे होती है, बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायिकता कैसी होती है, बढ़ती जाती है। यानी अपचायिकता दिखाने के लिए भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और विषैली प्रवृत्ति भी इस तरह से दिखा सकते हैं। अब अपचायिकता क्यों बढ़ती है, देखिए NH3 है आपका, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपके PH3, फिर आपके आर्सेनिक के हाइड्राइड, एंटीमनी के हाइड्राइड, और बिस्मिथ के हाइड्राइड, ठीक है। ये कह रहा है अपचायिकता मतलब क्या, रिड्यूसिंग पावर, है ना। रिड्यूसिंग पावर दिखाने के लिए क्या जरूरी है, देखिए अपचायिकता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी यहाँ से हम चिन्ह लगा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन क्या कह रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर बढ़ने पर हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोवाइड करने की, अब देखिए जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर ले जाएगा वो उतना बढ़िया अपचायक होगा। तो यहाँ जो Bi होता है ये सबसे अच्छा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर लेता है इसकी कंपैरिजन में NH3 में। तो आप कह सकते हैं अपचायिकता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है, जैसे नीचे दिखाया गया है। क्योंकि क्या होता है, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर, ये नाइट्रोजन आपका यहाँ से बिस्मिथ, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर बढ़ने पर हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी बांड बनाने की बंध शक्ति क्या होती है, घटती जाती है। बंध बनाने की क्षमता बंध बनाने की क्षमता, हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बंध बनाने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। इतनी चीज समझ में आई क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। विषैली प्रवृत्ति क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, नाइट्रोजन से मार्कोवियम में बिस्मिथ की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर विषैली प्रवृत्ति कैसी होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। सबसे कम विषैला नाइट्रोजन होगा, सबसे अधिक विषैला आपका क्या होगा, बिस्मिथ होगा, ठीक है। यहाँ से अपचायिकता के गुण में क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर, यानी नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर आने पर अपचायिकता बढ़ती जाती है। अपचायिकता सबसे बेहतर उसी की होगी, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग वही होगा जो जितने अच्छे से हाइड्रोजन दे ले जाएगा। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर बढ़ने पर हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। जो जितना अच्छा हाइड्रोजन दे ले जाएगा वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी उसकी। तो बिस्मिथ की रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छी होती है, और सबसे कम कहाँ है, नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। आबंध बनाने की क्षमता उसकी जस्ट अपोजिट, यानी बंध बनाने की क्षमता कम होती जाएगी जब वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बचती है ऊष्मीय अस्थायित्व कैसा होता है।
जो आपके हाइड्राइड्स बन रहे हैं, वर्ग 15 के तत्व जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड्स बना रहे हैं, उसमें ऊष्मीय स्थायित्व कैसा होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्राइड्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें अस्थायित्व कैसे होते जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, सबसे अधिक ऊष्मीय स्थायित्व किसका होगा, इसका, और सबसे कम किसका होगा, इसका। यानी कह सकते हैं वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर या नाइट्रोजन से कहाँ से बिस्मुथ की ओर जाने पर ऊष्मीय स्थायित्व क्या होता है, कम होता जाता है। अब हमने क्या पढ़ लिया, देखिए एक बार, नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्वों का हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता पढ़ी, ऊष्मीय स्थायित्व पढ़ा, और क्या पढ़े, अपचायिकता पढ़ ली, अपचायिकता पढ़ ली। ठीक है, विलेयता देख ली हमने, विलेयता देख ली, इसके साथ साथ क्षारीयता। ठीक है, क्षारीयता, क्षारीयता कैसी होती है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, घटती जाती है, घटती जाती है। घटती जाती है। और क्या क्या हमने पढ़ लिया, सामर्थ्य पढ़ लिया, सामर्थ्य कैसी होती है या अस्थायित्व कैसा होता है, हाइड्राइड्स के अस्थायित्व कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। कहाँ, हाइड्रोजन क्या करता है, जब वर्ग 15 के तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है तो MH3 प्रकार के यानी ट्राई हाइड्राइड्स का निर्माण करता है। उन हाइड्राइड्स के जो निर्माण हुए होते हैं उसमें जो अस्थायित्व होता है वो क्या होता है, फिर क्षारीयता कैसी दिखाई देता है, विलेयता का क्या गुण होते हैं, अपचायिकता के क्या होते हैं जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब वर्ग 15 के तत्वों का जो रासायनिक गुणधर्म था वो कंप्लीट होता है आपका, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने क्या, सल्फर के साथ रिएक्शन पढ़ ली है, हैलाइड्स के साथ रिएक्शन पढ़ ली है, ऑक्सीजन के साथ और धातु के साथ, और एक बचा था हाइड्रोजन, वो भी आज हमने पढ़ लिया। अब हमको ये देखना है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्वों में जो नाइट्रोजन होता है ये असामान्य गुण क्या प्रदर्शित करता है, या असामान्य गुण इसमें क्या क्या होते हैं। देखिए क्या पढ़ना है हमको, नाइट्रोजन का असामान्य गुण। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो फैमिली है उसके अंदर कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मरकोबियम, इतने लोग हैं, है ना। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है ये अपने परिवार का एक तरह से कहिए सदस्य है, सबसे ऊपर है ना। तो इसको नाइट्रोजन का परिवार कहा जाता है वर्ग 15 वालों को। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, यानी कहने का मतलब कि वर्ग 15 के अन्य तत्वों से नाइट्रोजन क्या करता है, एक असामान्य गुण प्रदर्शित करता है। ये असामान्य गुण क्या क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन क्या होता है, आकार में अन्य तत्वों से, अपने अपने परिवार के या इस 15 वाले वर्ग के अन्य तत्वों से आकार में क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे पहली पॉइंट क्या लिख लेंगे, छोटा आकार इसकी, आकार क्या होता है, छोटा होता है। और क्या भिन्नता दिखाता है, और क्या असामान्य गुण है इस नाइट्रोजन के अंदर, इसमें क्या होता है, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अब इससे अधिक ऋणात्मक फ्लोरीन होता है तो आप उसके बारे में नहीं कहेंगे, हम केवल वर्ग 15 की बात कर रहे हैं, केवल नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में जो लोग हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मार्कोबियम, इनमें नाइट्रोजन जो होता है वो असामान्य गुण क्या प्रदर्शित करता है और क्यों प्रदर्शित कर रहा है ना। ये चीज़ तो हम यहाँ के जो अन्य तत्व हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनकी अपेक्षा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, वैसे फ्लोरीन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरी पॉइंट, ये जो आपके नाइट्रोजन होते हैं इसमें डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है।
अभी देखेंगे कैसे क्या होता है ना। अभी बस पॉइंट देखिए, कह रहा है कि इनका जो नाइट्रोजन होता है वर्ग 15 के तत्व में, ये क्या होता है, आकार में छोटा होता है अपने अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, ठीक है, अन्य तत्वों से। तो यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है कौन, नाइट्रोजन, अपने जो इसके वर्ग के जो अन्य तत्व हैं उनकी अपेक्षा। सब में आप यही लगाएंगे कि नाइट्रोजन जो, यही पढ़ ही रहे हैं हम कि नाइट्रोजन क्या है, अपने वर्ग के, है ना, यानी वर्ग 15 के अन्य तत्वों से असामान्य गुण क्या प्रदर्शित करता है। तो आकार छोटा है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अन्यों से ज़्यादा है, और डी ऑर्बिटल क्या है, उस पर डी ऑर्बिटल की अनुपस्थित है, और इस पे जो विद्युत का जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इसमें कवर हो जाएगा, यहाँ छोड़िए, है ना। ये 3 बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि इसका आकार क्या है, छोटा है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अब लिखने को आप ये भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, गैस के रूप में मिलता है। नाइट्रोजन जो होता है गैसीय अवस्था में मिलता है, जबकि बाकी के जो इस वर्ग 15 के जो बाकी आपके तत्व हैं वो सब ठोस अवस्था में मिलते हैं। तो आपको ये भी लिख सकते हैं गैसीय अवस्था में मिलता है। नाइट्रोजन क्या होता है, द्विक परमाणु बनाता है। नाइट्रोजन द्विक परमाणुक होता है। जो बाकी इसके सदस्य हैं कौन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कैसे होते हैं, बहुपरमाणुक होते हैं, है ना। इनकी संयोजकता ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। इनकी जो संयोजकता है नाइट्रोजन के डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति की वजह से, है ना, संयोजकता इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इन सब के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि नाइट्रोजन क्या है, एकल बंध क्यों नहीं बनाता है ना। कह रहा है कि नाइट्रोजन का आकार छोटा है। अब ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन के असामान्य गुण, नाइट्रोजन के असामान्य गुण क्या क्या है कि वो अन्य तत्वों से, अपने वर्ग के अन्य तत्वों से आकार में छोटा होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, डी ऑर्बिटल उसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और एन क्या होता है, नाइट्रोजन मतलब गैसीय अवस्था में मिलता है, और क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है, द्विक परमाणु के रूप में बनाता है। बाकी जो इसके अलावा ये हैं, अगर ये गुण इन सब में देखा जाए तो वो अलग होता है। नाइट्रोजन सबसे अलग है अपने परिवार वालों से। क्या क्या दिखा रहा है, ये आकार छोटा है, यानी बाकी के सबके आकार कैसे होंगे, इसकी अपेक्षा बड़े होंगे। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी ये क्या होंगे, उससे कम ऋणात्मक होंगे, या नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो डी ऑर्बिटल क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन में क्या है, अनुपस्थित, एब्सेंट है। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, मार्कोबियम में क्या होंगे, उपस्थित होते हैं। अभी कैसे होते हैं ये चीज़ हम दिखाएंगे। आगे कह रहा है नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में मिल रहा है, बाकी सब कैसे, ठोस अवस्था में मिलते हैं। फास्फोरस ठोस होता है लेकिन मोम की तरह, है ना। आगे क्या कह रहा है, द्विक परमाणु बनाता है नाइट्रोजन, बाकी सब कैसे बनाते हैं, बहुपरमाणु बनाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि नाइट्रोजन क्या होता है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, है ना। तो ये चीज़ देखते हैं हम क्वेश्चन, आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ एकल बंध क्यों नहीं बनाता, है ना। अब हमने क्या पढ़ा था असामान्य गुण में, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमने इसके असामान्य गुण में पहली पॉइंट क्या पढ़ी थी कि इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। नाइट्रोजन का जो आकार होता है ये छोटा होता है। इसके ऊपर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। नाइट्रोजन अगर एकल बंध से दूसरे नाइट्रोजन के से मिल गया, यानी N2 द्विक परमाणु के रूप में होता है नाइट्रोजन, हमने पढ़ा था इसके असामान्य गुण में, है ना। तो N2 अगर इसको बनाना है, अगर ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से बन गया, तो यहाँ पर जो इस तरह से पार्शियल ओवरलैपिंग होगी पाई बंध में,
है ना, पाई बंध बनाने के लिए जो पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, इसका आकार छोटे होने की वजह से ये इनमें स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा, यहाँ बहुत ही पास पास होंगे। इस तरह से यहाँ फिर भी बड़ा दिखा दिया गया है। इस तरह से जब पास पास होंगे तो इनके बीच में जो पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी, बहुत ही पास पास होने की वजह से धक्का मुक्की दोनों करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, बनने की बजाय बल्कि टूट जाएगा। तो ये अस्थायित्व में नहीं रहेंगे। तो नाइट्रोजन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये ट्रिपल हाइड्रोजन बंध बना लेता है, और यहाँ पर इस दोनों के ऊपर क्या हो जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर नाइट्रोजन से एकल बंध क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। उसमें वो अगर पाई बंध बनाते हैं तो पार्शियल अब ओवरलैपिंग करेंगे, जिसके आकार कम होने की वजह से उनमें प्रतिकर्षण होगा, है ना। जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ से ये वाला पार्शियल ओवरलैपिंग यहाँ फिर भी आपको ब्लैक बोर्ड पर, इस व्हाइट बोर्ड पर बड़ा दिखाया जा रहा है। जब ये एक्चुअल में नाइट्रोजन के जो N2 अगर सिंगल बॉन्ड से बनेंगे तो यहाँ पर जो पाई बंध बनेगा उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा बहुत, है ना, उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा स्पेस कम होने की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाते हैं इस वजह से, क्योंकि इनके बीच में आकार कम होता है, और आकार कम होने की वजह से प्रतिकर्षण होने लगता है, जिसकी वजह से बॉन्ड अस्थायित्व में नहीं रह सकता है। तो ये अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए N2 कैसे बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करता है। इसका आंसर अगर 1 नंबर में आपसे पूछता है तो सीधे सीधे आप कहेंगे क्या, कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। नाइट्रोजन का आकार छोटा होने की वजह से उनमें जब पाई बॉन्ड बनेगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, इस वजह से नाइट्रोजन अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन करता है, ना कि N सिंगल बॉन्ड N का, ठीक है। जबकि फास्फोरस है जो, अगर मान लो इसी परिवार का है ना, फास्फोरस है, फास्फोरस क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इसका आकार नाइट्रोजन की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है, जबकि नाइट्रोजन का कितना था, 7 था। तो ये आकार में उससे बड़ा है, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि वो क्या करे, सिंगल बॉन्ड बना ले, है ना। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका पाई सिंगल फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन में ज़्यादा स्टेबल कौन बनेगा, या एनर्जी किसकी ज़्यादा बनेगी। तो ये सिंगल बॉन्ड जो नाइट्रोजन है, आपने पहले देखा कि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो होगा आपका, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आगे और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना, और क्या, फास्फोरस 4 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा आपकी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि NCl5 यानी नाइट्रोजन जो है वो पेंटाक्लोराइड के साथ नहीं बनता है, अस्थायित्व में नहीं रहता है, जबकि फास्फोरस का जो पेंटाक्लोराइड है वो अस्थायित्व में रहता है। ऐसा क्यों, है ना। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन जो क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, पेंटाक्लोराइड बना सकता है, नहीं बना सकता है नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या बना सकता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर d ऑर्बिटल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए, क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन N, है ना, NCl5 नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड जो है वो नहीं बन सकता है, लेकिन या फिर कह लीजिए कि अस्थायित्व में नहीं रहता है, जबकि PCl5 अस्थायित्व में रहता है, या इसको बनाया जा सकता है, या ये पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसे इसका आंसर सीधा सीधा है d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन की, चूंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। कैसे पता आपको कि डी में क्या है, एन में डी ऑर्बिटल अनुपस्थित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का, 7 है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, है ना। दूसरी वाली सेल है, दूसरी सेल है, ये देखिए 2 आगे लगा हुआ है, यानी ये क्या है, दूसरी सेल है। के पहली सेल होती है, एल क्या होती है, दूसरी सेल होती है।
पहले सेल यानी के वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एल क्या है दूसरी सेल है और इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। तो ये दूसरी सेल है, दूसरी सेल में होते कौन कौन से हैं आपके, इस वाले में के वाले में पहले एस केवल होता है, एल वाले में एस होता है और पी होता है। डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है किसमें, नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन में देखिए हमको यहीं तक भरना था 2p3 तक, है ना। तो यहाँ पर एन वाले में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में केवल नाइट्रोजन जा कहाँ रहा है, दूसरी वाली सेल में जा रहा है 2s2 2p3, दूसरी वाली सेल में जा रहा है। दूसरी सेल का नाम क्या है, एल वाली सेल, है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमको भरना था 7 ही इलेक्ट्रॉन, यानी ये दूसरे वाले में ही आएंगे। अब दूसरे वाले जो ये आपके सेल होते हैं कोष, है ना, उसके अंदर 2 ही उपकोष होते हैं, एस और पी। पहले वाले सेल में यानी पहले वाले कोष में कौन होता है, केवल एस उपकोष होता है। दूसरी वाली सेल में कौन कौन होते हैं, एस और पी होते हैं। तीसरी वाले से क्या होता है, एस पी और डी तीनों होते हैं। उसके बाद हम चौथी वाले में जाएंगे तो एस पी डी एफ चारों होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए हमको 7 करना था, दूसरी सेल में गया और दूसरी सेल में केवल एस और पी होते हैं, तो डी ऑर्बिटल था ही नहीं, तो इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डी ऑर्बिटल में नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। जबकि यहाँ पर क्या होता है PCl5 में, जबकि यहाँ पर क्या होता है, जबकि फास्फोरस में डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, ठीक है। करके एक बार देख लीजिए, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है ना। फास्फोरस का 15 होता है, तो यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। हो गए 15 आपके, ठीक है। 10 2 12 3 15 हो गए इलेक्ट्रॉन। ये जा कहाँ पे रहे हैं, तीसरी वाली सेल में, तीसरी सेल में। अब तीसरी सेल कौन होती है, KLM, तीसरी सेल होती है M। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18, ठीक है। तीसरी सेल में उपकोष कौन कौन से हैं, S P और D, ठीक है। तो यहाँ जो आपका जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन 15 भरने थे, यानी आपके तीसरी सेल में गए, तीसरी सेल में आपके S P D तीनों हैं। तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन होगा जब एक्साइटेड स्टेट में उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इसको D में जगह मिल जाएगा रहने के लिए, जबकि यहाँ नाइट्रोजन में D था ही नहीं, तो एक्साइटेड स्टेट में कहाँ जाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किसमें, PCl5 में D पाई P पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। P क्या करता है, इसके डी वाले उपकोष, यहाँ से Cl से कौन, P वाला, है ना, क्या करते हैं, संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर PCl5 में क्या होता है, D पाई P पाई का निर्माण होता है, जबकि इसमें NCl5 में D ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये N नहीं बना सकता है NCPl5, और यहाँ से PCl5 का निर्माण या अस्थायित्व तो हो सकता है। एक बार सीधा आंसर आप क्या लिख सकते हैं, अगर 1 नंबर में पूछता है, अगर ज़्यादा नंबर में पूछता है तो आप दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप ये दिखाइए कि जो आपके नाइट्रोजन है वो दूसरी वाली सेल में जा रहे हैं, और दूसरी सेल में केवल 2 उपकोष होते हैं, S और P। D अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये क्लोरीन के 5 एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट इसके नहीं जा पाएंगे D में। जबकि PCl5 जो है, इसमें क्या है, D ऑर्बिटल क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इससे एक्साइटेड स्टेट क्या करेंगे, इसके PCl5 से बॉन्डिंग कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट D वाले में जा सकते हैं, है ना। यहाँ सीधा मतलब क्या है, D ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, D ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण NCl5 नहीं बन सकता है, D ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण PCl5 बन सकता है, ठीक है। और PCl5 जब बनेगा तो इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, D पाई P पाई। क्या करेगा, फास्फोरस जो होगा ये इसके D ऑर्बिटल और Cl5 के कौन, P ऑर्बिटल क्या करेंगे, संकरण में भाग लेंगे और बॉन्ड बना देंगे D पाई P पाई।
अमोनिया को कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जो अमोनिया होता है आपका, वो मृदा और वायु में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है ना। तो ये जो मृदा में आता कहाँ से है, क्योंकि वहाँ पे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ के विघटन से, है ना। तो पहली पॉइंट आप सबसे पहले लगाएंगे क्या, कि अमोनिया मृदा व वायु में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, कम मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, कहाँ से आता है, जो मतलब ये अमोनिया, ठीक है, जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है, पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिया। इतनी चीज समझ में आई। कह रहा है कि मृदा में और वायु में, है ना, हमको पढ़ना क्या है, अमोनिया का निर्माण पढ़ना है। अमोनिया कहाँ से मिलेगा हमको ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर रहा है कि अमोनिया मृदा और वायु में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। जो ये मृदा और वायु में आता कहाँ से है, क्यों कह रहा है कि ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन है, जैसे कि यूरिया। अब यूरिया को कैसे हम लिख सकते हैं, NH2CO NH2। ठीक है, अब इसका विघटन हमको कराना है तो H2O से रिएक्शन करवा दे। ठीक है, मिल जाएगा आपको क्या, आपको अमोनिया मिलना है ना। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से हमको क्या मिलता है, अमोनिया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे रिएक्शन को। ठीक है, क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस CO3। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा, NH3 प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 उधर लगा लिए हैं तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। इधर बैलेंस बनाने के लिए आप यहाँ भी 2 लगा देंगे। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, पहली पॉइंट क्या कह रहा है, अमोनिया मृदा और वायु में कम मात्रा में उपस्थित होता है। ये अमोनिया कम मात्रा में जो उपस्थित है मृदा और वायु में, ये कहाँ से आया है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से आया है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन होता है मैम, तो ये आपका जो यूरिया है ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। इसके विघटन हमको करवाने हैं तो हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसका यानी H2O के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, NH4 होल ट्वाइस का CO3 मिल जाएगा। अब इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन फिर से होगी, वहां से हमको ये अमोनिया मिल जाएगा। ये है आपका अमोनिया। ठीक है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ सबको समझ में आई। अब आगे और क्या हो सकता है, ये चीज़ का हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं छोटे स्तर पर, छोटे स्तर पर। इसके पहले हमने क्या देखा कि अमोनिया क्या होता है, अगर हम उसको मृदा और वायु से लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ का विघटन करा देंगे, वहाँ से हमको अमोनिया मिल जाएगा। अगर अमोनिया हमको छोटे स्तर पर बनाना है, छोटे स्तर पर अमोनिया के निर्माण के लिए लिख सकते हैं आप, छोटे स्तर पर
अमोनिया, अमोनिया का मतलब क्या है, देखें NH3 है ना, NH3 मतलब नाइट्रोजन का ट्राई हाइड्राइड्स, जो हमने पढ़ा था है ना, कि वर्ग 15 के तत्व क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ट्राई हाइड्राइड्स बना रहे थे। तो N क्या था, नाइट्रोजन परिवार है ना, यानी वर्ग 15 का तत्व। तो यहाँ से जो NH3 बना था यही आपका अमोनिया है, ठीक है। इसी का निर्माण हमको पढ़ना है। तो कह रहा है कि छोटे स्तर पर अमोनिया का निर्माण जो होता है वो अमोनिया के लवणों से होता है। अमोनिया अमोनिया के लवण से प्राप्त होता है, अमोनिया के लवण से प्राप्त होता है। अभी देख लेते हैं कि लवण क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है। छोटे स्तर पे की बात कर रहा है, छोटे स्तर पर मतलब कम पैमाने पे, या क्या करना है कि कम मात्रा में अगर हमको अमोनिया प्राप्त करनी है तो वहाँ की बात कर रहा है कि छोटे स्तर पर अमोनिया के लवणों से प्राप्त होता है। ये लवण क्या करते हैं, ये लवण किससे रिएक्शन करते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा या कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, अमोनिया में विघटित हो जाते हैं, अमोनिया में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहा है कि अमोनिया हमको कहाँ प्राप्त करना है, छोटे स्तर पर, छोटे पैमाने पर अगर प्राप्त करना है तो कहाँ से प्राप्त होगा, अमोनिया के लवण से प्राप्त होगा। ये अमोनिया के जो लवण होंगे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करेंगे और अमोनिया में विघटित हो जाएंगे या अमोनिया दे देंगे। अब ये जरूरी नहीं कि कास्टिक सोडा ही हो, है ना, कि हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो ये हाइड्रोक्साइड हम किसी और चीज़ का भी ले सकते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। अब इस रिएक्शन को हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हमको क्या प्राप्त करना है, अमोनिया प्राप्त करना है, किससे, अमोनिया के लवण से प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि अमोनिया का लवण कैसे बनेगा, है ना। लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार, है ना, जब एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन या अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ से लवण प्राप्त होता है, यानी साल्ट मिलता है ना। तो एसिड के रूप में, यानी ये जो आपका होता है ये क्षार की तरह एक तरह होता है ना। तो ये क्या करेगा, पहले रिएक्शन करेगा, है ना, रिएक्शन करेगा तो आपको लवण प्राप्त होगा, किसके साथ, किसी एसिड के साथ, किसी एसिड के साथ। मान लो HCl क्या है, ये आपका अम्ल है ना, अम्ल है। तो लवण हमको प्राप्त करना है किसका, अमोनिया का। तो अमोनिया का लवण प्राप्त करने के लिए पहले अमोनिया का रिएक्शन अम्ल के साथ करवा देंगे, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, Cl मिल जाएगा, NH4Cl, NH4 ये क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्शन करेगा, NH4Cl क्या हो जाएगा, आपका लवण मिल जाएगा। ये लवण आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ, लवण क्या करता है, लवण कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। आप लिख लीजिए NH4Cl आपका क्या है, लवण है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा कौन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ से ये रिएक्शन करेगा तो अमोनिया में विघटित हो जाएगा। अब कैसे होगा, यहाँ पे अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी केवल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अमोनिया, NH3 ही तो अमोनिया होता है, अमोनिया में क्या होता है, विघटित हो जाता है। आगे आपको मिल जाएगा प्लस H2O प्लस CaCl2, ये बचा हुआ था आपका, है ना। अब Cl2 लगा दिया है यहाँ पे, तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, इसके बाद आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अमोनिया कितनी प्राप्त होगी, 2, यहाँ पर अमोनिया लिख लीजिए, यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है।
इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि छोटे स्तर पर अमोनिया के लवण से प्राप्त होता है। तो पहले हम सीख लें कि लवण कहाँ से प्राप्त होगा। लवण जो होगा, अमोनिया किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा, किसी भी अम्ल के साथ, तो उसका क्या होगा, लवण प्राप्त हो जाएगा। ये लवण क्या होगा, कास्टिक सोडा यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो अमोनिया में विघटित हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है किसी भी, यानी आप क्या कह सकते हैं कि छोटे स्तर पर अगर हमको अमोनिया प्राप्त करनी है तो हम पहले उसका क्या करेंगे, लवण लेंगे। लवण को हम किसी कास्टिक सोडा से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेंज करके भी लवण ले सकते हैं, है ना। अमोनिया का कोई और लवण भी ले सकते हैं, जैसे NH4OH ले सकते हैं आप, है ना। अगर उसको ले तो कैसे रिएक्शन बनेगी, NH4 लेना है। अगर ये अम्ल आपको क्या H2SO4 हो तो यहाँ से कौन सा लवण मिल जाएगा आपको, NH4SO4। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब इस वाले लवण को हमको रिएक्शन करवानी है, मान लो किसके साथ, NaOH के साथ, है ना। ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पर क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था। ये हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमको रिएक्शन करवाना है अमोनिया के लवण। आपकी अमोनिया का लवण क्या है, NH4SO4। ठीक है, इसमें रिएक्शन करवा देंगे हम। यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको अमोनिया प्राप्त करना है तो अमोनिया मिल जाएगा यहाँ से, यानी NH3। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करते हैं। आगे देखिए यहाँ से फिर क्या मिलेगा आपको, क्या मिला था, H2O मिल जाएगा, H2O यहाँ भी, है ना। फिर आपको यहाँ पर CaCl2 मिला था। CaCl2 यहाँ पर क्योंकि हमने क्या लिया था, एसिड के रूप में HCl लिया था तो वहाँ से Cl आ गया था, है ना। और यहाँ पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिया था और यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड लिया है तो यहाँ से ये सोडियम आ जाएगा और यहाँ से ये आपका यहाँ से सोडियम हो जाएगा और यहाँ से SO4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, सोडियम, उसके पास आपके यहाँ क्या था, SO4। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। SO4 पे 2- होता है, यहाँ पर भी 2 चार्ज लगा लेंगे बैलेंस करने के लिए। देखिए SO4 पर कितना चार्ज होता है, 2, तो सोडियम पर कितना होता है, 1। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर +1 होता है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यानी Na2SO4 हो जाएगा पूरा आपका। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। यानी हमने 2 तरीक़ों से देख लिया अमोनिया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिया एक छोटे स्तर पर भी प्राप्त कर सकते हैं और अमोनिया क्या है, जो मृदा में आपके या वायु में उपस्थित है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों से क्या होगा, विघटित होने के बाद बनेगा। पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी। दूसरी बात क्या पढ़ा कि छोटे स्तर पर अमोनिया को प्राप्त करने के लिए अमोनिया के लवण को किसी भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया का लवण कैसे मिलेगा। तो अमोनिया अगर किसी एसिड के साथ, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका लवण प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि लवण का क्या होता है, लवण मिलता कैसे है, जब एसिड क्या करता है, यानी अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है या अभिक्रिया करता है तो हमको लवण प्राप्त होता है। तो ये जो आपका अमोनिया होता है ये एक क्षारीय गैस की प्रवृत्ति रखता है ना। तो इसको किसी एसिड के साथ या अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो वो लवण देगा। अब उस लवण को हमको क्या करना है, किसी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देनी है। हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वहाँ से वो अमोनिया में विघटित हो जाएगा, यानी अमोनिया हमको दे देगा।